हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शुभम त्रिपाठी जुड़ गए हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एमपी नेटवर्क पर। निरंजन जी, अरविंद केजरीवाल भी एक के बाद एक इनकार कर रहे हैं, जैसे हेमंत सोरेन कर रहे थे। क्या समझा जाए कि जितनी बातें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कभी उन्हें चुनाव प्रचार में जाना है, कभी वो कहते हैं कि यह गैर कानूनी समन है, अगर कानूनी तौर पर आएगा तो मैं जरूर सम्मान करूंगा और मैं जाऊंगा पेश होने के लिए, ये सब कुछ राजनीतिक हथकंडा है और वो भी जानते हैं कि दाल में काला है, इसीलिए जाने से डर रहे हैं। राणा जी, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जिस तरीके से, अभी आप ये मान के चलिए, एक तरह का खेमचंद जी के मामले में बता रहा हूं, आपने पानी को बिलो करके पानी में से मक्खन निकाल लिया। तो इस चीज के लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। अच्छा, अब जो आपने सवाल किया, उस सवाल के ऊपर देखिए, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं राणा जी, कि बहुत वेदना होती है कि जब भ्रष्टाचार से निकली हुई पार्टी और जो तमाम इनके जो आइडियाज थे, तमाम इनके जो डायलॉग्स थे, पार्टी बनने से पहले, सरकार में आने से पहले जिस तरीके से कहा जाता था, वो सारी की सारी चीजें आज समझ लीजिए 365 डिग्री का इन्होंने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। क्योंकि ये कहते थे किसी के ऊपर भी सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति पे कोई भी आरोप लगे, उसको तत्काल उसको ट्रायल फेस करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब ये क्या है कि स्व घोषित, यानी कि स्व सर्टिफाइड एक बड़ी वाली संस्था बन गए कि भाई हम जिस चीज में कहेंगे कि हम भ्रष्टाचारी हैं, तो ये आप हमें भ्रष्टाचारी मानना, जब तक हम सर्टिफाइड नहीं करें तब तक हम ईमानदार हैं, यानी कि हम सर्टिफाइड ईमानदार हैं। तो कहने का तात्पर्य है। दूसरी बात, एक चीज मैं बताऊं आपको राणा जी, इस चीज में भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि ईडी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, इनके ऊपर आप कुछ भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन इन संस्थाओं के पास पूरा अधिकार है, पूरा पावर है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर इनके नोटिस के ऊपर वहां जाकर के अगर उसमें जांच में सहयोग नहीं करेंगे, तो ये कोई अभेद दुर्ग के अंदर घुसे हुए हैं कि ईडी वहां इनके घर पहुंच करके इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। बल्कि मेरा यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ये चीज करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक किरकिरी और ज्यादा करवा रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी 6 नोटिस के बाद में भी ईडी से भाग रहे थे, यानी कि नोटिस से ईडी के पास पेश नहीं हो रहे थे, कहीं ना कहीं ईडी उनके पास पहुंच गई। और रही बात जो ये अभी कह रहे हैं, देखिए कितनी हास्यास्पद बात लगती है कि ये कह रहे हैं कि भाई हमने ईडी को चिट्ठी लिखी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी से जवाब मांगा है कि आप मुझे किस लिए बुला रहे हैं, आप मुझे किस संदर्भ में बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री होने के संदर्भ में बुला रहे हैं, संयोजक होने के संदर्भ में बुला रहे हैं, मुझे भ्रष्टाचारी होने के संदर्भ में बुला रहे हैं। अरे भाई, जब कोर्ट का नोटिस आता है, जब किसी थाने से हमारे पास नोटिस आता है, तो उस टाइम हम वहां सवाल नहीं करते, वहां जाकर के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं। एसएचओ से, थाने से केवल इतना फोन आता है कि भैया आपको थाने आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आप थाने आइए और आकर के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। जब कोर्ट से नोटिस आता है तो उसके अंदर पूरा का पूरा बायोडाटा नहीं होता है, उसके अंदर केवल इतना होता है कि आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, आप आकर के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल और केवल राजनीतिक नोटंकी हो रही है। कहने का मतलब जो राजनीतिक परंपराएं थी उनको भी कहीं ना कहीं धराशायी किया जा रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके से राणा जी अभी हमारे यहाँ जो आपने भी चर्चा चल रहे थे, और हर जगह एक बात सुनने को आ रही है कि भाई ईडी केवल विपक्ष के नेताओं के पास ही क्यों पहुंच रही है, ईडी सत्ता पक्ष के नेताओं के पास क्यों नहीं पहुंच रही, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के पास क्यों नहीं पहुंच रही। आज मैं थोड़ा सा आपके इस चैनल के ऊपर जवाब देना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए हेमंत जी, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, ये जितनी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, इनको जब भी केस रेफर होता है, या तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनको केस रेफर करते हैं कि इसके खिलाफ आप जांच कीजिए, या जो सरकार होती है, पदस्थ जो सरकार होती है, वो इनके पास जांच समझ लीजिए प्रेषित करती है कि इस आदमी के खिलाफ जांच कीजिए। अब जो अरविंद केजरीवाल जी की बात करेंगे, तो जो दारू घोटाला है, यानी कि आबकारी घोटाला है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि अनिल चौधरी जी, जो कांग्रेस के उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो एक एप्लीकेशन लेके गए एलजी के पास, और उन्होंने जाकर के एलजी से अपील की कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच करवाइए। एलजी ने सीबीआई की जांच को की,
और सीबीआई की जांच कॉल करने के बाद में सीबीआई की जांच शुरू हुई। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी केंद्र सरकार ने जांच एजेंसी भेज दिया, ऐसा कर दिया। ये एलजी जो एक विधिवत नियम के आधार पर जांच शुरू हुई थी। तो इसी आधार पे आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि फला राज्य का मुख्यमंत्री, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से है, चाहे वो किसी और पार्टी से है, वो मुख्यमंत्री कहीं भ्रष्टाचार कर रहा है, तो निश्चित रूप से सरकारें तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कॉल नहीं करेंगी, सीबीआई या ईडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश नहीं देंगी। लेकिन आप उसके खिलाफ, आपके पास कोई सबूत है तो उसको ले जाकर के आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिखाइए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको कहेगी कि भाई आप जो है आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, तो आप ये मान लीजिए उस टाइम ईडी और सीबीआई को उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, केस बुक करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। और आप ये कहें कि केवल और केवल इसलिए बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों पे केस इसलिए कर दो क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास केस हुआ है, तो इसलिए इसको बैलेंस बनाने के लिए हमें दो मुख्यमंत्रियों के ऊपर और भी केस करना है। तो के राणा जी, ये ना संवैधानिक है, ना नैतिक रूप से ठीक है कि निरंजन पे केस हो गया तो राणा जी पे बैलेंस बनाने के लिए केस कर दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है भैया, आप कुछ उनके खिलाफ कुछ एविडेंस लाइए, एविडेंस ला करके कहीं ना कहीं आप सबमिट कीजिए, हाई कोर्ट में जाइए। सरकारें तो हो सकता है पक्षपात करेंगी, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि वास्तव में भ्रष्टाचार किया फला मुख्यमंत्री ने। और दूसरी और सबसे बड़ी बात क्या है के राणा जी, जैसे मान लीजिए ये बात करते हैं, जब भी बात होती है तो ये जो बंगाल के अंदर इनका जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विपक्षी नेता है उनकी बात करते हैं कि भाई उनके ऊपर भी आरोप है, ये है वो। भाई वहां तो अपोजिशन की सरकार है, उनके पास भी एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो भी उनकी जांच करवा सकती है। बिल्कुल तमाम जो विपक्षी राज्य हैं, जहां पे विपक्ष के राज्य हैं, बिल्कुल कर्नाटक है, तेलंगाना है, केवल आरोप और प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता। आपको अगर आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कॉल हुई है तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। 10 सेकंड में एक बात और बोलूंगा आपको राणा जी, 10 सेकंड सुनिए आप मेरी बात को। देखिए राणा जी कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर सीबीआई जांच शुरू हुई थी। उन्होंने किसी प्रकार की कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करी, किसी प्रकार का कोई जुलूस, कोई प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने चुपचाप जाकर के वहां इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी और अपने आप को बेदाग साबित किया। और आज आप निर्णय आपके सबके सामने। बिल्कुल निरंजन जी, हाँ बिल्कुल। ले लीजिए राणा जी, आप इनसे एक सवाल मेरा इनसे ले लीजिए राणा जी, और उसका ये मुझे प्रत्यक्ष जवाब दे दे जी कि जब एयरपोर्ट के लिए ठेका छूटा था तो वहां के लिए 3 करोड़ रुपए अर्नेस्ट मनी ली गई थी, यानी कि जो एक जमानत राशि होती है 3 करोड़ रुपए सरकार ने जमानत राशि ली। और जब कंपनी ने बैकआउट किया वहां पे तो उनको वो जमानत राशि कभी भी वापसी उनको रिफंड की जाती, वो 3 करोड़ रुपए रिफंड कैसे किया गया है? और अगर रिफंडेबल होती तो फिर जमानत राशि का मतलब क्या है? जो सरकारें जो भी टेंडर जारी करती है जमानत राशि क्यों लेती है कि कल को टेंडर निकलने के बाद में कंपनी अगर बैकआउट करती है तो उसकी वो पैसा बिल्कुल निरंजन जी, मैं वही ले रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए।